फर्स्ट जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था उसका तो वीडियो बन गया है, ये आपका सेकंड एग्जाम है ना, ये पार्ट 2 का। हेलो ध्यान दो। तो इसमें सिर्फ हमको जीके जीएस को देखना साहब, है ना। और बिहार पुलिस में जीके जीएस मायने रखता है। जिसका जीके जीएस मजबूत है उसका एग्जाम निकलेगा, जिसका नहीं मजबूत है वो दुर्गा पूजा में समोसा बेचेगा। अब तो नौकरी का तो कुछ ना कुछ रोजगार करेगा ना जी। अब ध्यान देगा, अब लड़की लोग करे कि हम लोग कुछ करेंगे सर, और लोग नारियल बेचेंगे। हाँ, दुर्गा पूजा में नारियल बेचेंगे, है ना, मगुदाना। चलो अब ध्यान दो, अब देखते हैं हमसे कैसा कैसा सवाल पूछा गया वो समझिएगा। पहला कारण ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या है, 1929। ये जानते हैं कल ही का वीडियो में से क्वेश्चन बनाया हुआ था, जो कल का जो वीडियो जो था ना, कल नेहरू जी के बारे में बताया गया था। देखिए साहब, ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने हैं। नेहरू जी जो है वो 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने हैं। तो नेहरू जी पहली बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे 1929 में, और दूसरा बार अध्यक्ष बने थे 1936 में, और तीसरा भी अध्यक्ष बने थे 1936 में। बस ये खाली ये अप्रैल महीना, ये दिसंबर है, ये अप्रैल है, ये अप्रैल है, और ये क्या है, दिसंबर है। तो नेहरू जी कांग्रेस का अध्यक्ष 3 बार बने, 1929 में, 1936 में और 1936 में। तो 1929 में जो नेहरू जी अध्यक्ष बने थे ना, उसका अध्यक्षता हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था, लाहौर में। इसमें यही क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन है, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। और इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसका मांग किया था, पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का मांग करने, हाँ, इसी अधिवेशन में नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि पूर्ण स्वराज का मांग किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। और कब किया था, 1929 ईस्वी में। ऐसे कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का मांग हुआ था 1906 ईस्वी में साहब। कांग्रेस में के अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का मांग हुआ था 1906 ईस्वी में। और मांग करने वाले आदमी कौन है, दादा भाई, हाँ, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। समझ गए। चलिए अब कह रहा है ना, ध्यान देगा, अब कह रहा है ना कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया था। तो विदेश में भारतीय सरकार का स्थापना करने में 2 व्यक्ति का नाम आता है। एक व्यक्ति है साहब राजा महेंद्र प्रताप सिंह, और दूसरा सुभाष चंद्र बोस। राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत के लिए पहला अस्थायी सरकार का स्थापना किए थे, और सुभाष चंद्र बोस भी किए थे। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप से किए थे 1915 में, और सुभाष चंद्र बोस कब किए थे, 1943 में ना किए थे, समझ ना। तो कहीं ना कहीं राजा महेंद्र प्रताप से तो पहले कर दिए, पहले किए ना। तो ऐसी परिस्थिति में इसका राइट आंसर कौन होगा, राजा महेंद्र प्रताप से। आप लोग मारे होंगे सुभाष चंद्र बोस, और राजा महेंद्र प्रताप से मारे। ये पढ़ावल होगा, कभी बताए थे आप, बिहार में पढ़ावल था जी, कभी बैच में बताए होंगे। हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, राजा महेंद्र, इसका राइट आंसर होगा राजा महेंद्र प्रताप सिंह। देखिए कहेगा भारत के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना किसने किया था, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इसका स्थापना 1 दिसंबर 1915 ईस्वी को हुआ था, और इसका स्थापना हुआ था साहब काबुल में। काबुल कहाँ पड़ता है, अफगानिस्तान। जिसका ये राष्ट्रपति थे, जिसका ये कौन थे, राष्ट्रपति थे। तो भारत के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना, भारत के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना 1 दिसंबर 1915 ईस्वी को काबुल में हुआ था, और इसका स्थापना इसका राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था, और खुद ही इसका संस्थापक भी थे, है ना। अब इसका प्रधानमंत्री कौन था, इसका प्रधानमंत्री था साहब बरकतुल्ला, वो आएगा, उसका नाम आएगा, समझना। चलिए अब आगे देखते हैं, क्लियर है इतना। चलिए अब आगे कह रहे हैं ना, हाँ ध्यान देगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये है साहब 43 नंबर, 42 तक हो ना गया। अब देखिएगा 43 क्या कह रहा है। 43 कह रहा है कि महात्मा गांधी के, हाँ
महात्मा गांधी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो इसका राइट आंसर होगा सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा बता। हाँ ध्यान देगा। कह रहा है ए हल्ला, कह रहा है महात्मा गांधी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन से थे? सत्य और अहिंसा। ऐसे देखिएगा, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को हाँ, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है, समझना। चलिए अब कह रहा है ना 44 नंबर कि नेहरू राष्ट्रभक्त है। कह रहा है ना कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है। यह कथन किसका है? हाँ, तो मौलाना आजाद का साहब। ये किसका है? मौलाना आजाद ने कहा था कि नेहरू देशभक्त है और जिन्ना कौन है? पॉलिटिक्स मैन है, क्योंकि जिन्ना पाकिस्तान पर राजनीति न कर रहा था। तो ये कौन कहा है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अब देखिए बात रही सरदार पटेल का, ध्यान देगा, बात रही सरदार पटेल का। तो सरदार पटेल का जन्मदिन मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को इनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। तो सरदार राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, ध्यान देगा, राष्ट्रीय एकता दिवस। हाँ, उस दिन इंदिरा गांधी का मृत्यु का पुण्यतिथि भी मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी का मृत्यु का पुण्यतिथि। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु की पुण्यतिथि पर कुछ हो या ना हो, लेकिन सरदार पटेल की जन्म तिथि पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ऐसे सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं। भारत के एकीकरण सरदार पटेल ने ही किया है ना। अब कह रहा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल कौन है? देखिए मोहम्मद इकबाल जो है ना साहब, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मोहम्मद इकबाल ने ही लिखा है सारे जहां से अच्छा, हाँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता इसे कहते हैं साहब, समझना। मोहम्मद इकबाल को क्या कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं हम पाकिस्तान का आध्यात्मिक, इसे कहते हैं पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता, समझना। और पाकिस्तान की स्थापना करने का विचार सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के ही मन में आया था, समझना। सबसे पहले किसके मन में आया था? मोहम्मद इकबाल के मन में आया था। ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय कवि है साहब, ये पाकिस्तान की क्या है? राष्ट्रीय कवि। बात करते महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी के बारे में तो सब चीज जान ही रहे हैं। ये क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा? हाँ, मौलाना आजाद। चलिए अब आगे देखिएगा, अब आगे चलिए। अब कह रहा है ना, ध्यान देगा, हाँ ध्यान देगा, कह रहा ना करकोट वंश का राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से, हाँ, करकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस राज के इतिहास से है? तो देखिए एक जम्मू कश्मीर था साहब, और एक जम्मू कश्मीर था, और जम्मू कश्मीर में करकोट राजवंश था। अब सवाल है कि सर जम्मू कश्मीर में करकोट राजवंश था, ये वंश का नाम तो बहुत कम सुने हैं, ये किसके समय का वंश था? तो आप हर्षवर्धन का नाम सुने होंगे। तो हाँ, तो अगर पूछा जाए कि अगर भारत में हर्षवर्धन की शासन चल रही थी, समझना, भारत में हर्षवर्धन की शासन चल रही थी, जम्मू कश्मीर में किसका था? करकोट राजवंश का था। किसका था? करकोट राजवंश का था। करकोट राजवंश का संबंध किसके इतिहास से है? जम्मू कश्मीर के है। और ये वंश किसके वंश के मिल रहा समय? हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। फिर आगे 46 नंबर का रहा, किसके शासन काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुप्त काल। अब सवाल है कि गुप्त काल को स्वर्णिम काल काहे कहा गया? गुप्त काल को स्वर्णिम काल काहे कहा गया? सभी का ध्यान इधर रहेगा। गुप्त काल को पैर थोड़ा से कीजिए। गुप्त काल को स्वर्णिम काल काहे कहा गया? तो बात को समझिएगा, गुप्त काल में ही आपका मंदिर बनाने की कला का विकास हुआ था साहब, समझा। गुप्त काल में बड़े बड़े लेखक आए, बड़े बड़े किताब लिखा गया, समझा। गुप्त काल में ही आपका कला वगैरह की उत्पत्ति हुई। जैसे कहने का मतलब यह साहब कि बोध गया में जो महाबोधि मंदिर जो आप देखते हैं ना, बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है, ये महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ है, और इसका निर्माण करवाया श्रीलंका के राजा।
इसका निर्माण कौन करवाया है? इसका निर्माण करवाया श्रीलंका के राजा मेघवर्मन। मेघवर्मन, और वो निर्माण करवाया था गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त की अनुमति से। किसकी अनुमति से किया था? समुद्रगुप्त की अनुमति से। तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और बोध गया में महाबोधि मंदिर है ना। तो बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है, उस महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, और उसको निर्माण करवाया था श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने, और वो गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त की अनुमति से किया था। राजगीर में मनियार मठ है साहब, राजगीर गए हैं? गए ना? तो मनियार मठ देखे हैं? हाँ, राजगीर में मनियार मठ है। राजगीर में जो मनियार मठ है ना, इस मनियार मठ का भी निर्माण किस काल में हुआ है? तो गुप्त काल में हुआ है। चलिए, एगो ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रिमूर्ति अब देखते होंगे, देखते हैं ना जी? हाँ, जिसको बोलते हैं त्रिमूर्ति। ए भाई ध्यान देगा, चलिए देखिएगा, इसको बोलते हैं त्रिमूर्ति। क्या बोलते हैं? त्रिमूर्ति। ए भाई देखो, त्रिमूर्ति है ना, ठीक है। त्रिमूर्ति में कौन होता है? हाँ, एक ब्रह्मा होता है ना, विष्णु होता है और महेश होता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रिमूर्ति देखे है ना, उसका भी शुरुआत किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में ही कालिदास थे साहब, गुप्त काल में ही कालिदास थे, जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखे, मेघदूत से लेकर है ना, बहुत सारे किताबें लिखे साहब। तो रघुवंशम हो गया इनका, कुमार संभव हो गया, समझना, ऋतु संहार हो गया, अभिज्ञान संकुतनम हो गया, मेघदूत हो गया, इनका बहुत सी किताबें थे। तो ये है लवन। तो बहुत से किताबें लिखे गए साहब। आर्यभट्ट का नाम सुने होंगे आप लोग, आर्यभट्ट भी गुप्त काल के थे। तो इतने सारे लोग थे, इसीलिए गुप्त काल, इतने सारी चीजों का विकास हुआ, इसलिए गुप्त काल को क्या कहा गया? स्वर्णिम काल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुप्त काल हो जाएगा। चलिए अब आगे, चलिए अब कह रहा है ये समझ में आ रहा है ना, दिक्कत नहीं हो रहा है? चलिए अब देखिए, अब क्या कर रहा है? 47 नंबर कह रहा है, ए अल्लाह, निम्नलिखित में से कौन मानव के सभी दुखों के लिए नाश का अष्टांगिक मार्ग को सलाह देते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा गौतम बुद्ध। कौन होगा? गौतम बुद्ध। बात रहा महावीर का, तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। बात रहे विश्वामित्र का, तो इनका भी नाम सुने होंगे, विश्वामित्र का, है ना। अब वशिष्ठ का भी नाम पढ़ा दिए हैं, जब ऋग्वेद पढ़े होंगे ना, तो वसुमित्र भी आया है, वशिष्ठ भी आया, ये सब पढ़ा जाए, है ना। चलिए अब आगे, कहा ना कि निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? देखिएगा, कह रहा है लॉर्ड कर्जन का योगदान कौन नहीं है? तो देखिएगा, अगर जिसको ना याद रहेगा ना, तो सती प्रथा का वीडियो को देखे थे, हाँ ना, सती प्रथा के वीडियो दिए थे ना। तो सती प्रथा का अंत कौन किया है? लॉर्ड विलियम बेल्टी किया है। ये लॉर्ड कर्जन का योगदान है ना, है जी, वो तो लॉर्ड विलियम बेल्टी का योगदान है। तो ये वाला वीडियो आपका पढ़ा हुआ था, तो ये तो डील कर लिए होंगे, डील कर लिए, क्योंकि देखिए निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? तो सती प्रथा जो है ना, वो लॉर्ड विलियम बेल्टी का योगदान है, इनका योगदान नहीं है। चलिए अब आगे देखिएगा, आगे साहब ये हो गया 48 नंबर, हो गया ना। चलिए अब आगे देखिएगा, 48 के बाद जी 49। अब देखिएगा आगे, ध्यान देगा, चलिए अब आगे देखिएगा, कह नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है? पढ़ावल है ना, इसका आंसर क्या होगा? प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री का लेखक कौन है? प्लिनी। अब ध्यान देगा, ए हल्ला, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल की विभाजन के समय भारत का वायसराय था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। द्वितीय से कोई दिक्कत नहीं है साहब, इतना से भी हम मार लेते हैं, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। ये पहले से पढ़ा हुआ है ना। फिक्र है ना कि निम्नलिखित में किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बाबर का मकबरा भारत में नहीं है साहब, बाबर का मकबरा काबुल में है। कहाँ है? काबुल में है। और काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो देखिएगा, मुगल वंश का मुगल वंश का राजा कौन था? बहादुर जफर, उससे आया था। मुगल वंश का अंतिम राजा बहादुर जफर का मकबरा रंगून में था। मुगल वंश का अंतिम राजा बहादुर जफर का मकबरा रंगून में था, वो भी भारत से बाहर है। अब बाबर का जो मकबरा है ना,
वो अफगानिस्तान के काबुल में है, तो ये भी भारत से बाहर ही है। तो चलिए, सबका मकबरा भारत में, लेकिन बाबर का मकबरा भारत से बाहर, विदेश में हो गया। काराकोट निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो कौन होगा? बाबर। चलिए ध्यान देगा आगे जी, चलिए आगे आगे। चलिए ध्यान देगा, यही ना था नहीं क्वेश्चन? हाँ ठीक है। अब देखिएगा, कल वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। 52 नंबर हो गया ना, कि कल के भी सेट में था, आज का भी सेट में है। कह रहा है कि ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था, तो हर्ष के शासन काल में। हर्ष का मतलब कौन है? हर्षवर्धन। तो ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में आक्रमण किया था, समझना। चलिए अब आगे देखिएगा। कर 1857 की क्रांति पढ़ा दिया आप लोग को। कर 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? पार्मस्टन, पढ़ाया हुआ है ना। फिर आगे आइएगा। चलिए साहब ध्यान देगा। अब कह रहा है बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा किसने, कब हुई थी? तो 4 मार्च 1929 को हुआ था साहब। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा 4 मार्च 1929 को हुई थी। ठीक है, करने वाला आदमी कौन है? तो स्वामी सहजानंद, यही कोर्स मैटर था का, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो ध्यान देगा, अगर डेट पूछे कि भारत में, सही है ना पीछे, है ना। अगर डेट पूछे भारत में, बिहार में, अगर डेट पूछे कि बिहार में किसान सभा की गठन कब हुआ, तो 4 मार्च 1929। अगर आदमी का नाम पूछ दे कि कौन किया, तब फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। चलिए, और 55 नंबर करे, कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो नाना साहब। तात्या टोपे, गलती दे दिया। तात्या टोपे नाना साहब का सपोर्टर था। अच्छा, बहुत सांसद सुधारे भी है, इस पर ध्यान नहीं दिए। 1 नंबर बढ़ जाएगा भाई, आ जा। ध्यान देगा, या मन ही मन सोच लो कि हमारा 1 नंबर बढ़ गया, समझना। ये पढ़ावल क्वेश्चन है जी, इसका वो ट्रिक दिए थे ना, ये इसका ट्रिक था आपका, लखनऊ की बेगम को झांसी की रानी से दिलबहार का नाता है। तो कौन नाता में कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे था ना, सब सही मारे थे, आप मारे थे। चलिए अब जान दो। चलो चलिए अब आगे कह रहे हैं ना, 56 नंबर, भारत के साथ व्यापार करने वाला पहला यूरोपियन कौन है? तो पुर्तगाली वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। तो वास्को डी गामा कहाँ के था? पुर्तगाल के ना था। तो पहला यूरोपियन कौन होगा? यही पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से मंदिर? तमिलनाडु, ये भी पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए, सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच और वुड्स पेन भारतीय इतिहास में शिक्षा से, हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? शिक्षा हो जाएगा। चलिए आगे आइए आप। सेटर गिराबो जी, परेशान करके रख दिया है ना, पूरा गिरे पूरा, बाहर से आवाज आ रहा है ना उसका, ये वीडियो खराब हो गया ना जी। क्वालिटी ठीक है कि क्वालिटी खराब हो गया? ठीक है, चलो देखिएगा। अब कह रहा है ना कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो ना गांधीवादी से मिलेगा, क्योंकि उसमें गांधी जी का भी एक अपना विचार है
तो इस 58 ने बताया, शिक्षा हो गया, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, सी हो जाएगा। यानी 7 राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है तो गांधीवादी सिद्धांत से, मतलब गांधी जी का भी एक अपना सिद्धांत था और गांधी जी के सिद्धांत को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ऐड किया गया है। बात समझ ना? ठीक है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो हर को जानता हूँ भाला फेंक, है ना। चलिए अब आगे ध्यान देगा सब, आगे ध्यान देगा। कह रहा ना कि हिंदू नहीं होगा, हिंद होगा। हाँ, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक है ना, उसका लेखक जो है ना साहब, वो महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक का केसरी आया था, केसरी मराठा पत्रिका, याद है? पढ़ाया हो कभी? केसरी पत्रिका मराठा पत्रिका किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। गोपाल कृष्ण गोखले की बात किया जाए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो महात्मा गांधी से मिलने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले ने गया था। महात्मा, चलिए जवाहरलाल नेहरू की अगर बात किया जाए तो इनका है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, है ना। चलिए अब आगे ध्यान देगा साहब। कह रहा ना कि संविधान निर्मात्री परिषद में कि झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान निर्मात्री परिषद बोल रहा है ना, इसका राइट आंसर होगा ये डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद। अंतिम निम्न बात नहीं हो रही है तो ध्यान देगा। संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में तिरंगा को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जिस समय तिरंगा को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था उसमें झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें सी राजगोपालचारी का मतलब हुआ चक्रवर्ती राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल यही था साहब, है ना। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल यही था। जेबी कृपलानी की बात करते हैं ना तो ध्यान देगा। जेबी कृपलानी की बात किया जाए तो बताया जाता है कि देश की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष यही थे और देश की आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष यही था। बात किया जाए अंबेडकर की, इनकी पत्नी है इनकी पत्नी है सुचेता कृपलानी। इनकी पत्नी सुचेता कृपलानी यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, जिनके पास रिकॉर्ड है पूरे भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री। बात करते हैं डॉक्टर भीम अम्बेडकर का, भारतीय संविधान का निर्माता है ना। चलिए अब आगे कह रहा है ना भारतीय अधिकांशतः पहला ही क्वेश्चन इसमें है जीके में। जीके जो पढ़ावल गया तो काम कर रहा है आप कर रहे हैं ना। तो मैट्रिक का फंसा दिया आपको कौन? मैथ फंसा ना। तो मैथ इतना नहीं रहता इसमें बढ़ा कर दिया हुआ था, यानी आप 60 पहुंचा ही देता। अच्छा कोई बात नहीं है, उतना नहीं रहता मैथ उतना नहीं रहता। जिसका नंबर अपने नजरिए से 50 बढ़ के देखना, 50 नहीं 10 बढ़ के देखो, क्या कि इसमें कुछ मैथ बढ़ा के दिया जो उतना मैथ रहता नहीं है, इंग्लिश बढ़ा दिया है जो उतना रहता नहीं है। तो चलिए ध्यान देगा। अब कर भारतीय जीके में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अब कुछ ना कुछ तो जीके छूटवे करेगा क्योंकि जीके पूरा बन जाएगा सब तो समझते हैं। आज तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? संशोधन कितना संशोधन होगा? 42वां संशोधन। ये भी पढ़ावल है ना। पढ़ावल को तो सोल्व नहीं कर पाएंगे का जी, पढ़ावल को तो सोल्व कर पावे है ना। चलो अब ध्यान दो। कर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के
निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित है? तो ये आप जब वीडियो बनाए थे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उस वीडियो में बताया गया था पूरा अनुच्छेद, जिसमें नहीं कहा गया था कि पड़ोसियों के साथ अच्छा संबंध बना के रखिए। अनुच्छेद कितना होगा? 51। तो मार दिए थे 51, सबसे लास्ट यही था। खामोशीन हवा, ये किसी बैच में पढ़ाए होंगे, आप लोग नहीं पढ़ाए, किसी बैच में पढ़ाए होंगे। खामोशीन हवा ना साहब मिस्र में बाती है। कहाँ बाती है? खामोशीन हवा कहाँ बाती है? मिस्र में बाती है, मिस्र में। आप लोग बढ़िया देगा बात ध्यान देगा। आपको हम पढ़ाए थे नीलगिरी, आपको हम पढ़ाए नीलगिरी पर्वत, पढ़ाओ ना नीलगिरी, आपको पढ़ाए नीलगिरी, लेकिन यहाँ पे क्या दिया? ब्लू माउंटेन। तो ब्लू ही पर्वत थोड़ा अलग है सब, इसको नीलगिरी के नजरिए से मत देखिएगा, क्योंकि उसका एक और ऑप्शन में नहीं है। तो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है ना वो भारत के किस राज्य में है? तो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर है ना वो भारत के मिजोरम में। भारत किस राज्य में है? मिजोरम में है। बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर, तो मणिपुर के बारे में आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि मणिपुर विद्रोह पढ़ लिए हैं आप। बात करें त्रिपुरा का, त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है, समझना। पहले तो ये देखो, एक मैत्री सेतु बन रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच, मैत्री सेतु बनना, याद रखना, ये करंट अफेयर काम करेगा। एक मैत्री सेतु बना साहब, पुल बना है। ये मैत्री सेतु जो है ना वो भारत और बांग्लादेश के बीच है, भारत और बांग्लादेश के। ये त्रिपुरा से पुल है, ये पुल जो है ना त्रिपुरा से गया बांग्लादेश में। चलिए अब असम की बात करते हैं, तो ध्यान देगा। असम की बात किया जाए तो देखिए, दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तो असम में, कहाँ है? असम में ही है। और एक सिंह वाले गैंडा के लिए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो भी असम में है ना। चलिए अब देखिए आगे करा जयप्रकाश पुल। जयप्रकाश पुल का मतलब वही दीघा सोनपुर पुल का नाम सुने? दीघा पुल का नाम सुने यार? दीघा पुल। तो ये जो दीघा सोनपुर पुल है साहब, ये दीघा सोनपुर पुल का नाम सुना होगा आप लोग, किसी का मुंह से सुनेंगे दीघा पुल। हाँ, तो दीघा सोनपुर पुल जो है ना साहब वो गंगा नदी पर है। कौन नदी पर है? गंगा नदी पर है। और यही दीघा सोनपुर पुल को कहा गया जयप्रकाश पुल, समझना। दीघा सोनपुर पुल को ही जयप्रकाश पुल कहा जाता है। तो दीघा सोनपुर पुल गंगा नदी पर ना है, दीघा। तो जब ये गंगा पर दी कहा जाएगा, गंगे पर ना, तो ऐसी परिस्थिति में कौन हो जाएगा? गंगा नदी। जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर होगा? गंगा नदी पर। चलिए आगे, अब आगे देखिएगा, वो नहीं गया 68 जो गलती मारा हो ना जी, वो तो बहुत मिस्टेक करेगा। देखो अरे कर रहा है ना, देखो कर रहा है ना, गंगा नदी की दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ये बिहार लेवल के क्वेश्चन है, ये बात समझिए पहले। ये है बिहार में गंगा नदी, तो ये है उत्तरी बिहार, और ये है दक्षिणी बिहार। और दक्षिणी बिहार में हम लोग रहते हैं साहब। तो कभी आपको बोले थे कि दक्षिणी बिहार गंगा की मैदानी भाग में है? दक्षिणी बिहार जो है वो गंगा की मैदानी भाग में साहब, यानी हमारा इस्लामपुर जो है ना वो गंगा की मैदानी भाग में है, ठीक है। लेकिन यहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी नहीं है साहब, पुराना जलोढ़ मिट्टी है, और इसको केवाल मिट्टी कहा जाता है। हमारे यहाँ जो है ना वो इसको क्या कहते हैं? केवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? केवाल कहते हैं। तो ये स्थानीय नाम है, स्थानीय नाम है बिहार का। अब यही नहीं बोलता है केवाल, तो ऐसी परिस्थिति में कहा गया केवाल नहीं ऑप्शन में है, कैल का वाय केवाल, केवाल मिट्टी बोलते ना, हाँ ये केवाल मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी को, जो पुराना वाला जलोढ़ मिट्टी जो हमारे यहाँ है, उसको आज के डेट में गांव में जलोढ़ मिट्टी नहीं कहा जाता है। आज के डेट में गांव में उसको सब केवाल मिट्टी कहता है, कहता ना जी। तो छोड़ दिए, मरवे नहीं किए, अब तो हमेशा हमेशा की याद हो गया। चलिए अब आगे कर, बांगर मिट्टी अलग मिट्टी ना है, बांगर नहीं तो बांगर होता है, बांगर समझना। भांगर नहीं बांगर होता है, लिख दिया भांगर, समझना। अब ध्यान देगा, आगे सुंग वंश के स्थापना 1885 में, तो ध्यान देगा, बात समझिए पहले। एक मौर्य वंश था साहब, मौर्य वंश, समझना। एक मौर्य वंश था, मौर्य वंश था, और मौर्य वंश का अंतिम राजा था वीरदत्त, समझना। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? वीरदत्त।
तो ध्यान देगा, एक मौर्य वंश था और मौर्य वंश का अंतिम राजा था वीरदत्त। अब वीरदत्त के जो सेनापति जो था ना, वीरदत्त जो सेनापति था, सेनापति, उस सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, ये पुष्यमित्र शुंग जो है ना, और वीरदत्त का हत्या कर दिया। अब वीरदत्त की हत्या करके मौर्य वंश को खत्म कर दिया और मौर्य वंश की जगह पे उन्होंने एक नया वंश लेकर आया जिसका नाम रखा शुंग वंश। शुंग वंश का स्थापना कब हुई? 150 ईसा पूर्व। तो किस वंश के अंत करके शुंग वंश आया? मौर्य वंश। और शुंग वंश का संस्थापक कौन है? और पुष्यमित्र शुंग ने किसका हत्या किया? तो मौर्य वंश का अंतिम राजा वीरदत्त को। बात किया जाए कौटिल्य का, तो कौटिल्य जो था ना, वो मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था और मौर्य वंश का प्राइम मिनिस्टर था साहब, मौर्य वंश का प्रधानमंत्री था। देखिएगा अशोक जो है ना साहब, ये अशोक मौर्य वंश का कैसा राजा था जो कलिंग पर आक्रमण किया था अपने गद्दी बैठने के 8वें वर्ष ना, है ना। अब बिंदुसार की बात किया जाए तो बिंदुसार के बारे में बताया जाता था कि मौर्य वंश कैसा राजा था जो एक भी राज नहीं जीता था साहब, लेकिन एक भी राज को बर्बाद भी होने नहीं दिया। चलिए आगे, अरे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी मेरठ में। कब लड़ी गई थी? 10 मई को। ये भी पढ़ावल क्वेश्चन है ना। चलिए आगे, अब नहीं है, अब देख लेते हैं, बीच बीच में डाला हुआ कहा है 71। अरे इसको भी देख लेते हैं, 71 नंबर देखिएगा, कह रहे हैं ना 71 नंबर। बीच में साइंस है उसको छोड़ देंगे हम, ये कुछ जो घिंचा रहे को घी देते हैं, बाकी सब साइंस पे सर देख लेंगे। कह रहा त्वचा के अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है तब विटामिन के कारण। किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है साहब। चलिए 72 नंबर छोड़ देते हैं, 77 छोड़ देते हैं, उस साइंस पे सर देख लेंगे अपना, उसके ऊपर देख लेते हैं। 74 हो गया, 75 देखिए, 75 कह रहा ना कि ए हल्ला 75 कह रहा कि खगोलीय एकम क्या है? तो ये पृथ्वी और मंदाकिनी की मध्य की दूरी, पृथ्वी और मंदाकिनी की मध्य की दूरी है साहब। 76 छोड़ देते हैं, आगे ये होने गया। बाकी साइंस का सर देख लेंगे। 77 हो गया, हाँ 78 करा 5 वर्ष की आयु के बच्चे को कितने समान दांत होते हैं? हाँ, तो बच्चा का जो दांत होता है ना है वो 20 होता है साहब। तो जिसको दूध का दांत कहते हैं, तो दूध की दांत कितना होता है? 20 को होता है। अब 82 व्यक्ति कितना दांत होता है? 32 को। लेकिन गट्टा नहीं है कि हमारा 32 है, सबका 32 होता है, किसी का नहीं होता है, उसे बताता नहीं है। आपको कितना दांत है? 28 का है, आवेगा अभी बड़ा होइए ना, नौकरी कितना आवेगा? अभी अकल के दांत तक जिसका 32 नहीं हुआ उसमें उसका अकल ही नहीं हुआ। तो आपको अकल नहीं है? हाँ? कौन? नहीं ब्लड से आया होगा, समझ? अब ध्यान दो 32 दांत होता, समझना। जवान आदमी का 32 दांत, बच्चा का 20 दांत, समझना। अब ध्यान दो 78 का राइट आंसर क्या होगा? 20 हो जाएगा, 20 दांत, है ना। अब ध्यान देगा 79 टाइफाइड के संक्रमण के बचाव के लिए सर्वाधिक युग्म। अगर हम चाहते हैं कि टाइफाइड ना हो, समझना, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो पर्याप्त मात्रा में ताजा फल और सब्जी खाना चाहिए, समझना। चलिए आगे, अब ध्यान देगा। चलिए उसके बाद देखो बाकी सब ऐसा 80 हो गया, बाकी सब देखिए ये चलो यार 85 हो गया, 86 हो गया, 86 में तो हो ही जाएगा। कर भारत में सर्वाधिक निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन रहता है? तो यूरिया में है ना। सबसे अधिक नाइट्रोजन किसमें है? यूरिया में है साहब। सौर परिवार का तप्त ग्रह, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? वीनस। वीनस को हिंदी में कहते हैं शुक्र, अंग्रेजी नाम लिख दिया है।
अरे शुक्र है ना जी, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। ये अंग्रेजी में लिख दिया वीनस, और शुक्र के ही अंग्रेजी नाम होता है, समझ? आपको लग अब शुक्र खोजते होंगे, शुक्र नहीं मिला ना, हो गया सिमर ना। अरे अब देखो मंगल की बात करते हैं ना, बताते मंगल को रंग लाल होता है साहब, आयरन ऑक्साइड के कारण, समझना। और ध्यान देगा बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे ज्यादा उपग्रह भी इसी का है, इससे बतावल होगा। प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, इसको 2006 में हटाया गया, आज के डेट में 52 ग्रह है ना। चलिए अब आगे देखिएगा। कौन बोले रहने दो, सुनो ना, एक दिन खाना नहीं खाना जो भला है। ध्यान दो साहब, ध्यान दो। रक्त को थक्का जमाने वाला आवश्यक विटामिन कौन है? मिस्टेक हो गया, मिस्टेक, ध्यान दो। रक्त को थक्का जमाने में सहायक विटामिन के है, कौन है? विटामिन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त को थक्का जमाने में सहायक रक्त कौन है, तो प्लेटलेट्स। कौन होगा सहायक रक्त? कौन है? हाँ, तो प्लेटलेट्स। और सहायक खनिज पूछे तो कैल्शियम, कौन हो जाएगा? हाँ, सहायक खनिज पूछे तो कैल्शियम हो जाएगा साहब, समझना। तो रक्त की थक्का जमाने में सहायक विटामिन के है। विटामिन सी जो है ना साहब, इसका वैज्ञानिक नाम है स्कर्बिकम, और ये स्क्रबी की बीमारी जो होती है ना, स्क्रबी, उसमें काम करता है साहब। ये इसकी कमी से स्क्रबी की बीमारी होती है। विटामिन डी सबसे अधिक सूर्य की प्रकाश में रहता है, इससे हड्डियां मजबूत होती है, इसकी कमी से हड्डी कमजोर हो जाता है साहब। और विटामिन ई जो है ना, विटामिन बांझपन को खत्म करता है, बांझपन। अंकुरित गेहूं में विटामिन ई पाया जाता है, समझना। क्या चीज खत्म करता है? बांझपन को खत्म करता है। चलिए अब आगे 89 कह रहा है ना कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं, क्यों? तो इसमें देखिए, इनके पास जो प्रकाश पहुंचता है ना, उसे परिवर्तित कर लेता है। जैसे गर्मी के दिन में आदमी सफेद कपड़ा काहे पहनता है? सफेद कपड़ा जो होता है प्रकाश को परिवर्तित करता है। अगर जाड़ा के दिन में ब्लैक कपड़ा काहे पहनता है? वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। तो ये कह सकते हैं कि सफेद कपड़ा ठंडा होता है साहब, और काला कपड़ा गर्म होता है। गर्म काहे होता है? क्योंकि ब्लैक अवशोषित करके गर्म होता है, और सफेद परिवर्तित करके ठंडा रहता है। चलिए आगे, चलिए अब देखिएगा 89 हुआ ना, 89 के अब कह रहा है कि 90 देखिएगा, 90 कह रहा है 90 में कि एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? श्वेत और चिकना सतह जो होता है ना साहब, प्रकाश के खराब अवशोषक होता है, लेकिन प्रकाश के अच्छा परिवर्तक होता है। इसका राइट आंसर कौन होगा? हाँ, ताप के खराब अवशोषक एवं अच्छा परिवर्तक हो गया। बाकी जो क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हैं वो सब साइंस में सर देख लेंगे, समझा? उस सारे बता देंगे साइंस वाले। चलिए 92 नंबर पढ़ा वाले साहब, ग्रीन हाउस गैस पढ़ाए थे ना, तो बताया गया कि कौन कौन से गैस ग्रीन हाउस गैस है। इसका ट्रिक कैसे था? जॉब कमीना। तो ये पढ़ा ना बिहार पुलिस के बैच में, पढ़ा ना, ऐसा सोच रही पढ़ाए ना, बोलो। हाँ, तो जॉब की ट्रिक में नाइट्रोजन नाम आया था ना, आया था। तो निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? अरे ग्रीन हाउस, तो कार्बन ऑक्साइड हरित गृह गैस है साहब, मीथेन है ये है, नाइट्रोजन है ये है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, नाइट्रोजन। गोल्डन धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पढ़ा होगा। गोल्डन धान में कौन विटामिन पाया जाता है? हाँ, विटामिन ए पाया जाता है साहब। चलिए अब ये हो गया आगे, चलिए अब हो गया, ध्यान देगा। 95 का डी आंसर देता है ना। हाँ हाँ, ये देख लेंगे साइंस में सर, छोड़ना। अच्छा कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो। करा जो साइंस के क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हैं वो सब साइंस में सर देख लेंगे। करा मधुमक्खी में निम्नलिखित में से कौन अंडों की रक्षा करती है?
तो रानी मक्खी। कौन करती है? रानी मक्खी करती है साहब। चलिए अब आगे। हाँ, लौंग क्या है? लौंग, लेकिन लौंग जो है ना साहब सूखा फूल है। लौंग होता पुष्प कलिका, लेकिन सूखा हो जाता है ना, तो लौंग क्या है? सूखे फूल है। आंसर